ये स्क्रीन बड़ा। Hello my dear students, welcome to our channel. I am Dr. Maya Chaudhary और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेकेंड टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस। सेल डिवीजन का आज फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसमें माइटोसिस के बारे में हम आपसे बात करेंगे। In the last lecture already I have discussed about the cell cycle. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल क्या होता है? सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है और सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं? 2 फेज़ हमने डिस्कस किया है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज़। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। सबसे पहले आप माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस, व्हाट इज़ माइटोसिस? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, ओसिस का मतलब होता है स्टेट। क्योंकि इसमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है इसलिए इस सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। अब ये माइटोसिस किसने ऑब्ज़र्व किया, या पहले आप देखिए कि ये माइटोसिस प्लांट सेल में किसने देखा था पहली बार? स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, ये सारा जो हमने हिस्ट्री का फर्स्ट स्लाइड दिया है क्योंकि ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देते हैं कि प्लांट सेल में किसने ऑब्ज़र्व किया था पहली बार माइटोसिस सेल डिवीजन? तो स्ट्रासबर्गर ने, राइट। एनिमल सेल्स में किसने ऑब्ज़र्व किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है, एंड वॉल्टर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट मैन हु गेव द टर्म माइटोसिस। जो टर्म माइटोसिस है ये भी फ्लेमिंग ने दिया है। तो फ्लेमिंग का ये कंट्रीब्यूशन क्या क्या है कि इन्होंने टर्म जो माइटोसिस है इन्होंने दिया है। दूसरा है कि एनिमल सेल में माइटोसिस किसने ऑब्ज़र्व किया? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। और प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, तो ये सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। नाउ माइटोसिस। ठीक है, अब देखते हैं हम कि माइटोसिस क्या होता है। इससे पहले देखिए एक बार ये फिगर देख लीजिए। दिस इज़, ये फिगर आपका मैं एनसीईआरटी से ली हूँ। एक बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो भी हमारा स्लाइड है दैट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी से आप देखते होंगे कि नीट में नियर अबाउट 85 to 90% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, है ना। और जो भी एनसीईआरटी का कभी कभी आप देखोगे कि एक एक लाइन उठा के वो दे देता है ना। लाइन उठाकर वो दे देता है, बिल्कुल एज इट इज़ वो लाइन वहाँ पे आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन शुड बी वेरी क्लियर टू द स्टूडेंट्स। सब क्लियर करो आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपका ऐसे ही 85 to 90% प्रिपरेशन आपका हो गया। इसलिए ये देखिए आप, ये जो फिगर मैं लाई हूँ दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। ये पूरा सेल साइकिल का फिगर है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हो कि G1, S और G2 ये पूरा फेज़ जो है, दिस फेज़ इज़ कॉल्ड, ये पूरा फेज़ जो है ये दिस इज़ द होल फेज, जितना फेज़ है ये पूरा फेज़ आपका हो गया इंटरफेज़। मैं बता चुकी हूँ कि जो सेल साइकिल है और जो सेल साइकिल है उसमें 95% ऑफ द सेल साइकिल कौन लेता है? प्रिपरेशन करने में, सेल को डिवाइड करना है, उसकी तैयारी करने के लिए कितने परसेंट? 95%। ठीक है, और जो डिवीजन का जो फेज़ है जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है दैट फेज़ इज़ ओनली फॉर 5%। 5% टाइम आपको लगता है सेल डिवाइड करने में, मतलब तैयारी करने में आपको 95% और 5% टाइम इज़ ओनली फॉर द डिवीजन। तो कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस इंटरफेस। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे हम आपके साथ ये माइटोटिक फेज, एम फेज, दैट इज़ माइटोसिस। सो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कहाँ पे होता है? ये होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है।
तो इसको हम बोलेंगे कि ये कहाँ पे होता है, बॉडी सेल्स में होता है हमारा, ठीक है। ये बॉडी सेल्स में होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये फिर आपका एक एमसीक्यू है, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन, व्हाई इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में एंड प्रोजेनी में सेम होगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि इक्वेशनल डिवीजन इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है पेरेंट्स में एंड डॉटर सेल्स में वो सेम होता है, राइट। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल। व्हाट इज सोमैटिक सेल? इट इज़ बॉडी सेल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल्स में होता है वो सेम होता है डॉटर सेल में भी। सो पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जनरली ये कहाँ पाया जाता है, डिप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। ये जनरली डिप्लॉइड सेल्स मतलब हो गया आपका 2n, ठीक है। सो जनरली इट इज सीन इन द डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। और कहीं पर ये हैप्लॉइड सेल्स में भी पाया जाता है, कहाँ पे, इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये भी आपके एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, ये कहाँ पे होता है, जनरली इट टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल्स, बट इन सम लोअर प्लांट्स एज वेल एज इन इंसेक्ट्स कहाँ पे होता है, हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होता है। सो इसमें आपके कितने पॉइंट्स हो गए? पहला हो गया कि माइटोसिस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। किस तरह का डिवीजन है ये, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इसको? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स और डॉटर सेल्स में सेम होता है। किस तरह के सेल्स में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होता है। हैप्लॉइड किस में होता है, हैप्लॉइड सेल्स में, इन सम लोअर प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। वेरी क्लियर, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर कर लो आप। अब देखिए, ये जो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस है, जो सेल डिवीजन है, इसके कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। कौन कौन से स्टेप्स हैं? एक हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, एक हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। सो दिस एम फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज और माइटोटिक फेज, इट हैज़ 2 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं? कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस, कैरियोज का मतलब होता है आपको न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोज का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, so division of the cytoplasm is known as cytokinesis, ठीक है। so process of mitosis कितने steps में complete होंगे? 2 स्टेप में। कौन कौन सा? पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब ये देखिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कैरियोकाइनेसिस टर्म किसने दिया है? स्नीडर ने दिया है, और साइटोकाइनेसिस वाइटमैन ने दिया है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम किसको करेंगे? पहला स्टेप को स्टडी करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइटोसिस का 2 स्टेप होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें आप 4 फेजेस देखेंगे, 4 स्टेज देखेंगे। कौन कौन सा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब है कि इसके सीक्वेंस को आप कैसे याद रखेंगे, है ना। तो इसके लिए कोई ट्रिक्स बना लें हम, कोई भी ट्रिक आप सोच लो। पी से हम कर देते हैं प्री, एम से कर देते हैं मेडिकल, ए से कर देते हैं एडमिशन, टी से कर देते हैं टेस्ट, ठीक है। ये अच्छा ट्रिक बन गया आपके लिए। आप
इससे ज़्यादा मोटिवेटेड भी होंगे। प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, तो PMAT दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, क्योंकि इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ये सेल डिवीज़न है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होगा, तो ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो इस सीक्वेंस में याद रखने के लिए आप कोई ना कोई ट्रिक बना लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट, दिस इज़ द ट्रिक दैट आई हैव फॉर्म। आप अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने याद के लिए आप कोई भी ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये किसके स्टेजेस हैं? ये हैं कैरियोकाइनेसिस के, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस के ये 4 स्टेजेस हैं। अब ये देखिए चारों स्टेज का ये फिगर हमने यहाँ दे दिया है। दिस इज़ प्रोफेज, दिस इज़ प्रोफेज, दिस इज़ मेटाफेज, this is anaphase and this is telophase. So these are the 4 phases of mitosis. अब देखिए फर्स्ट फेज को हम देखते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज। अब जब हम देख रहे थे इंटरफेज में, इंटरफेज में G2 फेज जो था, G2 फेज में भी क्रोमोसोम किस तरह का था? क्रोमैटिन नेटवर्क, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ओके। लेकिन जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज़ के फर्स्ट फेज़ में जब आता है सेल, तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बना देगा कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना देगा। और क्रोमोसोम जब बनाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लियर आप अब देख पाएंगे उसको, ठीक है। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोसोम है, ये बीच वाला आपका सेंट्रोमियर हो गया। ये जो है ये आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम है, इसको कहते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये जो कहते हैं इसको कहते हैं हम क्रोमैटिड्स। ये आर्म्स हो गया, ये क्रोमैटिड्स है। और ये जो मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। ये मिडिल पोर्शन जिसमें आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आके अटैच होता है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर। सो ये जो क्रोमोसोम है ये आकर प्रोफेज में कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप इजीली स्टडी कर सकते हैं प्रोफेज में। क्या देखते हैं हम कि क्रोमोसोम्स का आर्म्स है, आर्म्स को कहते हैं हम क्रोमैटिड, और जो क्रोमैटिड कहाँ पे आके लगता है? सेंट्रल पोजीशन में, एंड दैट सेंट्रल पोजीशन इज नोन एज सेंट्रोमियर। अब देखिए इसमें सेंट्रोमियर, अब क्या क्या होगा यहाँ पे? हमने कहा था कि सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रियोल इज़ एन ऑर्गेनेल दैट इज़ फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना। तो सेंट्रियोल बन गया आपका, उसका सिंथेसिस हो जाता है, रेप्लिकेशन होता है इन एस फेज, सिंथेटिक फेज में वो रेप्लिकेशन होता है। अब क्या होगा कि जो सेंट्रियोल बना, ये सेंट्रियोल आपको यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों पोल में जाके सेंट्रियोल जाके अरेंज हो जाएगा और वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। एक शॉर्ट फाइबर्स बनाएगा, एक लॉन्ग फाइबर्स बनाएगा, ठीक है। शॉर्ट फाइबर्स को हम कहते हैं एस्टर और लॉन्ग फाइबर्स को हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। इसमें और क्या क्या होगा आप देखेंगे कि इसमें जो जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी आप देख रहे हो, वो भी आप डिसअपियर हो रहा है, वो भी टूट रहा है, टूट के डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या क्या हमने देखा? पहला है कि कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। उसके आर्म्स को क्रोमोसोम के आर्म्स को हम कहेंगे क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स जिस पॉइंट पे अटैच होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर, ठीक है। और एक और चीज़ आप याद रखिए, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर है जो सेंट्रोजोम है, जो बीच का जो रीजन है, इसके ऊपर जो सेंट्रोजोम होगा उसके ऊपर में एक प्रोटीन का लेयर बन जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे अभी और। तो इसमें सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल आपके दोनों पोल में चले जाएंगे, वो क्या बनाएंगे? छोटा फाइबर है दैट इज़ कॉल्ड एस्टर। लॉन्ग फाइबर्स है जो वन पोल से दूसरे पोल में आएंगे
दैट इज़ कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है? वो प्रोटीन का सिंथेसिस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। G2 फेज में कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? ट्यूबुलिन। सो ट्यूबुलिन इज नेसेसरी सिंथेसाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट नाउ सेकेंड स्टेप कौन सा हो गया? मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज और इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो माइटोटिक फेज है इसका लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगा आपका मेटाफेज। ठीक है, इससे भी आप ये कर लो कि अगर ये ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल में जनरली 24 आवर्स लगता है एक सेल साइकिल में, तो 23 आवर्स आपको हो जाएंगे इंटरफेज में एंड ओनली 1 आवर विल बी फॉर माइटोटिक फेज। अब उस 1 आवर में भी आप रख लो कि 20 मिनट्स ये मेटाफेज ले लेता है। ये मेटाफेज आपका 20 मिनट्स ये मेटाफेज ले लेता है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये भी आपका एक MCQ है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए मेटाफेज का सबसे बड़ा स्पेशलिटी या सबसे सिग्निफिकेंट जो इवेंट है वो क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम्स है आप देख रहे हो ये सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे आकर अपने को अरेंज कर लिया है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेटाफेज दैट ऑल द क्रोमोसोम दे विल अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। ये आपका MCQ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सो ये आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझ लो कि जितने भी क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे किस फेज में आके जमा होता है, अरेंज होता है? मेटाफेज में। अब ये स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने कहा था आपको ये आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर में एक लेयर होता है प्रोटीन का एंड दैट लेयर इज नोन एज काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से ही ये स्पिंडल फाइबर्स ये अटैच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट हमने देखा कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, स्पिंडल फाइबर्स जो बना है वो कैसे अटैच है क्रोमोसोम्स से? इट इज़ अटैच टू द काइनेटोकोर। व्हाट इज काइनेटोकोर? काइनेटोकोर इज अ लेयर above centromere that is proteinaceous layer, प्रोटीन का बना हुआ होता है। अच्छा, what is the significant event of this metaphase? Arrangement of all the chromosomes on the equatorial plate। इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहेंगे या हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स से ये अटैच्ड है टू बोथ द पोल्स। ये स्पिंडल फाइबर्स हो गया। ठीक है, ये छोटा स्पिंडल हो गया, छोटा हो गया, इसको कहते हैं एस्टर। नेक्स्ट दो स्टेज हमने पढ़ लिया, अब थर्ड है एनाफेज। एनाफेज को हम कहेंगे शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा हो गया? मेटाफेज। शॉर्टेस्ट हो गया आपका माइटोसिस में एनाफेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन इवेंट्स इसमें क्या होता है कि अब सारा क्रोमोसोम ऐसे अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड है, तो वो क्या करेगा कि सेंट्रोमियर वो टूट जाएगा बीच से, सेंट्रोमियर बीच से टूट जाएगा और एक हिस्सा क्रोमोसोम का इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा। ठीक है, टूवर्ड्स द पोल। सो हियर व्हाट विल हैपन? मेन इवेंट्स क्या है इसमें कि सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट करेगा। ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस फेज इज कि ये सेंट्रोमियर जो है वो सबसे पहले स्प्लिट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो क्रोमैटिड सेपरेट करेगा। अगर स्प्लिट करता है बीचों बीच अगर टूटता है तो वो सेपरेट करेगा, है ना, और फिर सेपरेट करके वो ऑपोजिट पोल की तरफ खींच जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स उसको खींच देगा, स्पिंडल फाइबर्स का लेंथ कम हो जाएगा और वो ऊपर खींचेगा दोनों पोल की तरफ, ये क्रोमोसोम्स को खींच लेगा। ठीक है, अब ये है कि मैंने बताया था आपको कि G2 फेज़ में आपका ATP का सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेल इसके बाद डिवीजन फेज़ में जाएगा। अब आप ये समझो कि यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट से ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए 30 ATP, 30 ATP रिक्वायर्ड होता है फॉर वन क्रोमोसोम
to move from equatorial plate to the polar region, to opposite pole. ठीक है. So that is why ATP was synthesized in G1 phase में भी हुआ था और G2 phase में भी हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप समझिए कि इक्वेटोरियल प्लेट पे ये सारे अरेंज्ड है और इसमें सेंट्रोमियर टूटेगा और उसके बाद वो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ठीक है ना. तो दोनों पार्ट अलग होगा और इक्वेटोरियल प्लेट से वो पोलर रीजन में जाएगा, तो उसके लिए तो उसको एनर्जी चाहिए ही. तो एक क्रोमोसोम 30 ATP लेता है टू ट्रैवल फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट to the polar region. So these are the important events of anaphase. That is, this is the shortest phase. Centromere यहाँ split होता है, chromatid separate होगा और separate होके क्या करेगा, move करेगा कहाँ पे, opposite poles में. ठीक है. Hope this is clear. Now the next stage is the telophase. अब ये karyokinesis का last phase है. ठीक है. telophase. अब आप जैसे प्रोफेज में आपने पढ़े थे, अब प्रोफेज में आपका जो इवेंट्स है उसको जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए, देन दैट इवेंट्स विल कम इन टीलोफेज. अब उसमें हमने देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था. ठीक है. टीलोफेज में क्या देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर्स होने लगेंगे. ठीक है. दूसरा है इसमें क्रोमोसोम, देखिए कि उसमें क्या था, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था. ये क्रोमोसोम फिर से वो क्रोमैटिड नेटवर्क टाइप बन जाएगा और ये कहाँ पे असेंबल होगा, ऑपोजिट पोल में आके असेंबल हो जाएगा. ठीक है. देखिए क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट. पहले क्या था प्रोफेज में कि कंडेंस होके और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा था, क्रोमैटिड भी दिख रहा था, सेंट्रोमियर भी दिख रहा था. बट यहाँ पे आप जस्ट रिवर्स होगा, ये क्रोमोसोम क्लस्टर कर जाएगा और जो उसका आइडेंटिटी होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो फिर नहीं दिखेगा इसमें. उसके बाद है कि उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो डिसअपियर हुआ था. ठीक है. यहाँ पे फिर से वो अपीयर होने लगेगा. उसके बाद न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, ये सब वहाँ पे प्रोफेज में डिसअपियर हो गया था और इसमें फिर से सब रिफॉर्म हो जाएगा, सब अपीयर हो जाएगा. तो वी कैन से दैट टीलोफेज इज जस्ट द ऑपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज. ठीक है. एक मेटाफेज में मैं बताना भूल गई थी आपको कि अगर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करना है तो आपको कौन सा फेज एप्रोप्रिएट फेज है जिसमें हम क्रोमोसोम के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, तो वो फेज होगा मेटाफेज. क्यों? क्योंकि मेटाफेज में वो सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे अरेंज होता है, मेटाफेज प्लेट में और इक्वेटोरियल प्लेट में. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कैरियोकाइनेसिस. तो पहला स्टेप तो हम खत्म हो गया. नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस. सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वी हैव कंप्लीटेड. नाउ कम्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस का हो गया. अब है कि अब डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, तभी एक मदर सेल्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. ठीक है. अब इसमें भी हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. अब एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स में एनाफेज में ही आप देखेंगे कि ये जो आपका जो है ये फरो फॉर्मेशन होने लगता है. ठीक है. ये गड्ढा देख रहे हो आप, ये फरो फॉर्मेशन होने लगता है. ठीक है. और ये फरो क्या होता है, धीरे 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 डीपन होगा एंड देन वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. ठीक है. सो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, बाय फरो फॉर्मेशन. द फरो फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड स्लोली दे deepens and one mother cell is divided into 2 daughter cells. प्लांट सेल्स में आप देखिए, प्लांट सेल्स में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस कैसे होगा. साइटोकाइनेसिस में इसमें वॉल फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो वॉल कहाँ पे फॉर्म होगा, बीच में हुआ फॉर्म. ठीक है. यहाँ बीच में फॉर्म होगा और धीरे धीरे फिर ये लेटरल वॉल को टच करेगा. सो द सेल प्लेट फॉर्मेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल और फिर धीरे धीरे ये लेटरल वॉल को टच करेगा और फिर यही कहलाता है आपका मिडिल लैमेला. आप सेल वॉल के स्ट्रक्चर को आप पढ़े होंगे
कि मिडिल लैमेला क्या है, द लेयर बिटवीन टू एडजॉइनिंग सेल, प्लांट सेल, ठीक है। तो ये आपका जो सेल प्लेट है जो डिवाइड करता है एक प्लांट सेल को दो प्लांट सेल्स में, वो बाद में क्या बन जाता है, मिडिल लैमेला। अब ये देखिए क्या लिखा है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, एज आई सेड कि सबसे पहले बीच से स्टार्ट होगा, उसके बाद वो आउटवर्ड ग्रो करेगा टू मीट द लेटरल वॉल्स, ठीक है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और ये सेल प्लेट क्या बनाएगा, ये बनाएगा मिडिल लैमेला बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। सो होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो अब क्या हो गया कि एक मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। Organelles like mitochondria and plastid gets distributed between two daughter cells. जब भी वो सेल डिवाइड होगा तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बिटवीन टू डॉटर सेल्स। अब एक देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है, इज़ नॉट फॉलोड बाय, यहाँ पे देखिए अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर क्या होगा कि एक ही सेल में आप देखोगे कि न्यूक्लियस बनता जा रहा है ना, जब उसका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का हो रहा है, तो क्या होगा कि एक ये सेल हुआ और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगा। इसमें मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मल्टी मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेंसियम, ठीक है। दैट इज़, इसका एग्जाम्पल है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, वो जो नारियल का पानी होता है दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, सेंसियम क्या होता है, दिस इज़ द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब देखिए माइटोसिस क्या, अब माइटोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, माइटोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले है कि ये डॉटर सेल्स को बनाएगा विथ आइडेंटिकल क्रोमोसोमल कंटेंट, ठीक है। डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, अगर मदर सेल्स डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड होगा और जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ द मदर सेल। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा है ये ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवाइड करेगा, जैसे आप देखते होंगे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं, उसके बाद उसका ग्रोथ हाइट में बढ़ता जाता है, उसके बाद वो एडल्ट हो जाता है। तो उस कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल डिवीजन दैट इज़ माइटोसिस। ये बॉडी सेल्स में उसका डिवीजन होता है और ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है सेल रिपेयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सपोज़ हम कभी गिर जाते हैं, है ना, चोट लग जाती है हमें, फिर क्या देखते हैं हम कुछ दिन के बाद वो चोट हील हो जाता है। वो हील कैसे होता है, हैव यू थॉट कि कैसे ये हो जाता है? ये होता है बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसमें से न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा और सेल डिवाइड करके नया सेल बनाएगा और उसी से आपका सेल रिपेयर हो जाएगा। इससे क्या होता है, हमारे चोट जो होता है वो हील होने लगता है, ठीक होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो जो एपिडर्मिस का लेयर, जिसको स्किन का ही हम लोग देखते हैं, स्किन का भी वेयर टियर होता है, वो कैसे उसका सप्लीमेंट होता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस सेल डिवीजन दैट इज़ माइटोसिस। उसके बाद है सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, ठीक है, ब्लड सेल्स का, ये कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड होता है एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय द हेल्प ऑफ दिस माइटोटिक सेल डिवीजन। दूसरा आप देखते होंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, प्लांट्स में। अब प्लांट्स में भी कंटिन्यूसली प्लांट्स ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है टू डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड।
द हेल्प ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्लांट्स ग्रो करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। You have studied mitosis in onion root tip cell. It has 16 chromosome. अब इसको क्वेश्चन को पढ़िए आप, 16 क्रोमोसोम है ईच सेल में। Can you tell how many chromosomes will the cell have at G1 phase, S phase and after M phase? ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 फेज में क्या होगा, 16 होगा। S फेज में भी 16 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो वहाँ पे सिर्फ डीएनए का कंटेंट डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर विल ऑलवेज रिमेन द सेम, डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आफ्टर एम फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 32। ये 32 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितने सेल का फॉर्मेशन हो गया आपका, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया है ना, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये अगर 16 है तो 16 और 16, ये यहाँ पे 16 हुआ, ठीक है, तो ये भी 16 का बनेगा और ये भी 16 का रहेगा, है ना। तो आफ्टर एम फेज, माइटोटिक फेज के बाद क्या होगा कि 2 डॉटर सेल बनेगा एंड बोथ द डॉटर सेल विल हैव 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम, इसलिए यहाँ पे 32 कर दिया हमने। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज डीएनए कंटेंट इज डबल, नॉट द क्रोमोसोम नंबर। सो दिस इज क्लियर कि अगर क्रोमोसोम 16 है तो G1 फेज में भी 16 रहेगा, S फेज में भी 16 रहेगा, लेकिन आफ्टर माइटोटिक फेज ये 32 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 डॉटर सेल बनेगा और दोनों डॉटर सेल के पास 16 और 16 इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का है। व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 after S and at G2 if the content after M phase is 2C। ठीक है, अगर 2C है तो G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज में भी 2C होगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सिंथेटिक फेज में उसके रेप्लिकेशन होंगे, तो आफ्टर S फेज DNA विल बी 4C और G2 फेज में भी ये 4C रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन होता है यहाँ डीएनए का एस फेज में, इसलिए यहाँ पे जो है आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा 4C और सेम कंटिन्यू होगा आपका G2 फेज में। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी में है। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? यस। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स? अब देखिए, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है। ये ऐसा स्पेशलाइज सेल्स है जो रूट टिप, शूट टिप में पाया जाता है और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, डिवाइड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन डिवाइड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस डिविजन देयर इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट ऑन एपेक्स ऑफ रूट्स, शूट्स विच अंडरगो कंटिन्यूस डिविजन। ओके, रिजल्ट्स इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो बाद में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। सेम इन एनिमल्स में हम देखते हैं कि स्टेम सेल होता है, जैसे उस प्लांट सेल्स में आपके मेरिस्टेमेटिक सेल है, सेम आप पाएंगे एनिमल्स में स्टेम सेल्स। ठीक है, ये भी आपका डिवाइड करेगा एंड इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इतना हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कुछ हम MCQ लेकर आए हैं और मैं ये बता दूं कि मैं हर चैप्टर के बाद में आपको कुछ MCQs बताऊंगी और इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन, ये क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन लिए हैं। अभी तक मुझे लगता है कि फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, मतलब 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से, माइटोसिस से, आई हैव इंक्लूडेड इन माय लेक्चर टुडे। सो नाउ लेट्स डिस्कस। स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, क्या होगा बताइए? Kinetochore of the chromosomes. Already I have attained. What is kinetochore? It is a
प्रोटीनेशियस कवरिंग कहाँ पे, सेंट्रोमियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। आप हमने देखा डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस था माइटोसिस में, प्रोफेस में हुआ था, क्रोमोसोम का मूवमेंट भी हुआ है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा स्टेट नहीं हुआ है इसमें, सिनैप्सिस, ठीक है। सिनैप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मियोसिस में पढ़ेंगे, दूसरे टाइप ऑफ सेल डिवीजन है मियोसिस, उसमें आप सिनॉप्सिस का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे आप। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम एट कानेटोकोर, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। नाउ ड्यूरिंग माइटोसिस, ER endoplasmic reticulum and nucleolus begin to disappear at prophase, ठीक है। Now if you are provided with root tip of onion in your class and are asked to count the chromosome, which of the following stages can you most conveniently look into? As I have already discussed with you कि कौन से स्टेज में हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट कर सकते हैं, मेटाफेज में। क्यों? क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स वो मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट में अच्छे से अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर विल बी मेटाफेज। माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है, मैं बता चुकी थी आपको कि G2 फेज में प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनता है वहाँ पे, ट्यूबुलिन बनता है। ट्यूबुलिन का क्या फंक्शन है, द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, सो द आंसर विल बी ट्यूबुलिन। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज, हमेशा रूट टिप आप लेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट टिप में आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो हमेशा डिवाइड करता है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स। अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक सेल डिवाइड होगा तो 2 डॉटर सेल बनेगा, फिर 2 डॉट होगा तो 4 बनेगा, तो इसमें कितने डिविजन्स होंगे जिसमें 128 सेल्स होंगे, दैट इज़ 7 डिवीजन। आप नीचे में मैंने आपको दिया है, आप देखो, एक डिवाइड किया सेल, 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। So how many divisions are there? 7 divisions. Mitotic anaphase differs from metaphase in possessing, ठीक है, mitotic anaphase differs from metaphase in possessing same number of chromosome and half number of chromatid, क्योंकि मेटाफेज में सब इक्वेटोरियल प्लेट अरेंज है, लेकिन एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोमियर ब्रेक करता है और एक पार्ट दूसरे पोल में जाता है, एक पार्ट दूसरे पोल में जाता है ना। तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है, लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ओके, एंड होप in the next class I'll start with the next cell division, that is meiosis. So thank you and have a nice day. Stay fit, stay positive and stay at home. Thank you and have a nice day.